मेरे शौहर ने शादी के चंद दिन बाद ही मुझे तलाक दे दी और फिर तलाक देने के बाद वो जोरों के तार रोने लगे और इस कदर पछताए कि उन्होंने अपने ही भतीजे से हलाला। बल आखिर मुझे आज वो मिल ही गया जिसके मिलने का मुझे इंतजार था। उसने सोचा था कि वो मेरे जज्बात से खेलकर अपना मतलब मुझसे निकलवा कर मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चला जाएगा, लेकिन वो नहीं जानता एक औरत जब मोहब्बत करती है तो उसको सदके दिल से निभाती है, लेकिन अगर इसी मोहब्बत को कोई अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करे तो वही औरत इंतकाम की आग में जलकर सबको मिट्टी में मिलाने की हैसियत रखती है। कल तुम जो मेरे जज्बात से खेल रहे थे, आज मैंने ऐसी चाल चली कि वो मुझे अपनाने पर मजबूर हो गया। आज मैं पूरे हक के साथ इसकी जिंदगी में शामिल हो गई और इसकी सारी कश्तियां जला दी। इसके पास वापसी का कोई रास्ता ना छोड़ा। थोड़ी देर पहले मेरा उस शख्स से निकाह हो गया। मैं पिछले 20 मिनट से उसी के इंतजार में इस कमरे में बैठी हुई थी कि अचानक दरवाजा खुला। मैंने सर झुका लिया और जमाने भर की मजलूमियत अपने चेहरे पर ले आई और वो आहिस्ता से चलकर मेरे करीब आकर बैठ गया। हम दोनों के दरमियान काफी देर खामोशी रही। मेरी खामोशी की इंतहा ना थी। आज जिसे मैंने चाहा था उसे पा लिया था और ऐसे पाया था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैंने ये सब कैसे किया, ये लंबी और दिलचस्प कहानी है। आइए मैं आपको शुरू से कहानी सुनाती हूँ कि कैसे मैंने इस शातिर इंसान पर उसी का वार किया। उसने मुझे मजलूम औरत समझा था, लेकिन वो औरत के इंतकाम से वाकिफ नहीं था। कहानी कुछ यूं है कि मैं एक हसीन लड़की थी और हुस्न की वजह से ही रिश्तों की लाइन लगी हुई थी, मगर मैं अपने हुस्न की वजह से इस कदर गरूर में मुब्तला थी, हर रिश्ते को इनकार करती रही। ऐसे करते करते मुझे मालूम ही ना हुआ कि कब मेरी उम्र 28 साल हो गई और मेरे रिश्ते आना बंद हो गए। सब समझ गए कि मेरा दिमाग सातों आसमान पर है। मैंने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी थी। अब मैं और मेरे वालिदैन मेरी बढ़ती उम्र की वजह से परेशान थे। इसी आसना में एक 40 साल के शख्स का रिश्ता आया जिसकी बीवी वफात पा चुकी थी और 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी 16 साल की थी, बेटा 12 साल का था और छोटी बेटी 8 साल की थी। वो सरकारी नौकरी पर आला ओहदे पर फाइज था। इसके पास अपना घर और पैसा सब कुछ था, मगर उम्र ज्यादा थी। मेरे वालिद ने मुझे कहा कि इस रिश्ते को गनीमत समझो। मैंने हाँ कर दी और अरशद की बीवी बन गई। मेरी उम्र 28 साल थी, मगर मैं अपनी उम्र से कम दिखती थी। अरशद के घर इनका छोटा भतीजा भी रहता था जिसकी उम्र 24 साल थी। मैंने घर और बच्चे संभाले और अपने अरमानों पर फातिहा पढ़कर अपनी जिंदगी में मशगूल हो गई। 3 साल तो यूं ही गुजर गए। मेरी बेटी 20 साल की हो गई। जवान होकर उसने ऐसा रंग रूप निकाला कि इंसान देखता रह जाए। लंबा कद, गोरा रंग और झील सी आंखें। मासूमियत तो इसके चेहरे पर ऐसी कि मुझे इस पर रश्क आने लगा। इसके सामने अपना आप कमतर लगता। मैं जब आई थी तो इस घर में उस्मान सिर्फ मुझसे जरूरत की बात किया करता था। वो घर के पिछले एक हिस्से में रिहाइश पजीर था। इसका अरशद के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। अरशद ने ही इसे पाला पोसा और पढ़ाया था। उस्मान बेहद हसीन लड़का था। अब वो 26 साल का हो चुका था। इसकी नौकरी भी अरशद ने ही लगवाई थी। अचानक मैंने उस्मान के रवैये में तब्दीली महसूस की। अब वो रोज शाम की चाय पर पीने सहन में आ जाता, मेरे साथ बेतकल्लुफ होने की कोशिश करता। मैंने गौर से देखा, अब वो 22 साल का नहीं 25 साल का खूबरू नौजवान हो गया था। इसकी पेशानी रोशन थी। मैंने इतने अरसे बाद इसे गौर से देखा तो देखती रह गई। मेरी उम्र 34 साल थी। वो मुझसे 9 वर्ष छोटा था, मगर कम उम्र लगने की वजह से मैं इसकी हम उम्र ही दिखती थी। अरशद देर से घर आते। मेरा बेटा उस ट्यूशन सेंटर में पढ़ने जाता। वो 16 साल का हो चुका था। शाम को बस मैं और इंशा घर पर होते थे। उस्मान तो बाकायदगी से ऊपर आ जाता, शाम को मेरे साथ बैठकर चाय पीता। वो जिंदगी से भरपूर नौजवान था। इसकी बातें, इसकी शख्सियत सहर अंगेज थी। मुझे उसकी कंपनी शाम की चाय में अच्छी लगने लगी। उसने अचानक बातों बातों में कहा कि मैं आपको आंटी नहीं कहूँगा, आप कहीं से भी मेरी आंटी नहीं लगती। हालांकि अरशद चाचू मेरे अंकल जरूर लगते हैं। क्या मैं आपको आपके नाम से पुकार सकता हूँ? इसकी ये बात सुनकर मेरी हंसी छूट गई। अच्छा तो मुझे अनम कह सकते हो। मैंने हंसते हुए जवाब दिया। मैं और उस्मान अब
बहुत बेतकल्लुफ हो गए थे। मैं अपने दिल की बातें या अरशद से होने वाली मामूली लड़ाई झगड़े और औलाद ना होने का दुख सब इससे डिस्कस करती थी। मेरे दुख सुनकर वो मेरी दिलजोई करता, मुझे बहुत सहारा मिलता और खुशी होती। हमारी बीच दोस्ती गहरी होती चली गई। अब उस्मान भी मुझसे अपने मसाइल बयान करने लगा। मुझे उस्मान की आदत हो गई है। वो कभी देर से घर आता तो मैं लाशऊरी तौर पर इसका इंतजार करने लग जाती। इसकी बाइक का हॉर्न सुनकर मेरा चेहरा खुल उठता। मैं 34 की बजाय 22 की लगने लगी थी। मेरे अंदर की लड़की मुकम्मल तौर पर बेदार हो चुकी थी। उस्मान मुझसे कहता, आप शौक रंग क्यों नहीं पहनती? जब देखता हूँ आपने बूढ़ियों वाले फीके रंग पहने होते हैं। आज बाजार चले, मैं आपको अपनी पसंद से रंगीन लिबास मुंतखब करके देता हूँ। एक शब्द उस्मान ने कहा तो मैं सोच में पड़ गई, लेकिन मेरी उम्र के हिसाब से ये रंग मेरे लिए मुनासिब है। मैंने शर्मिंदा होकर कहा, अरे आपकी उम्र भी कोई उम्र है? 34 साल कोई उम्र होती है? आप तो लगती भी नहीं 34 की, मेरी जितनी लगती हो। उस्मान ने कहा तो मैं सोच में पड़ गई। इतना मत सोचिए, मैं शॉपिंग अपने पैसों से कराऊंगा। उस्मान को लगा मैं खर्चे से डर रही हूँ। खैर मैं तैयार हो गई इसके साथ जाने के लिए। मैं पहले अरशद से इजाजत ले लूं। मैंने अरशद से इजाजत मांगी। अरशद ने ये कहकर इजाजत दे दी कि उस्मान तो तुम्हारे बेटे जैसा है। इनकी ये बात पता नहीं क्यों मुझे अच्छी नहीं लगी। अरे ऐसा करो, रिमशा को भी साथ ले जाओ। अरशद ने कुछ पैसे मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैंने रिमशा को साथ लिया। हम तीनों शॉपिंग पर चले गए। शॉपिंग के दौरान मैंने महसूस किया कि उस्मान रिमशा को बिल्कुल नजरअंदाज किए हुए है। इसका सारा ध्यान मुझ पर था। वो मुझे कपड़े दिखाता और खुद अपनी पसंद से लेता, लेकिन पैसे मैंने ही दिए। फिर तो ये सिलसिला चल निकला। कभी उस्मान मुझे शॉपिंग पर ले जाता, कभी आइसक्रीम खिलाने वो अक्सर मुझे अपनी बाइक पर ले जाता। अरशद को हम दोनों झूठ बोलते कि काम से जा रहे हैं। कभी कहती राशन लाना है, कभी कहती घर के लिए सामान पसंद करना है। अरशद सादा से इंसान थे, मुझ पर अंधा भरोसा करते थे और बेइंतहा मोहब्बत भी। वो मेरे दीवाने थे और क्यों ना होते। मैं इनकी कम उम्र और खूबसूरत बीवी थी। वो 40 साल के थे, इस लिहाज से मैं इनकी लाडली थी। और एक दिन तो उस्मान ने भी कह दिया, सच कहूँ तो आप बहुत खूबसूरत हैं, जबकि चाचू आपसे उम्र में काफी बड़े हैं, आपके मुकाबले में कम सूरत भी हैं। मुझे लगता है आपके साथ ना इंसाफी हुई है। उस्मान ने कहा तो मैं हैरान हुई। वो अपने चाचू के बजाय मेरी तरफदारी कर रहा था। मैंने कहा, बस जो नसीब में लिखा हो उसे कौन मिटा सकता है। मैंने इतना कहा तो उसने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। कहने लगा, आप उदास मत हो, मैं आपको उदास नहीं देख सकता। मेरी कैफियत अजीब हो गई। मैं उसका हाथ छुड़ाकर नीचे चली गई। अपने कमरे में आई। मैंने महसूस किया कि मेरी धड़कनों की रफ्तार तेज हो गई है। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ। अगले दिन मैं शाम की चाय पर नहीं गई। मुझे उस्मान की बातों और उसकी इतनी बेतकल्लुफी ने उलझन में डाल दिया। सारा दिन कमरे में बंद रही। अगली शाम उस्मान खुद मेरे कमरे में आ गया। मैं उसे इस तरह अपने सामने देखकर परेशान हो गई। आपकी सेहत तो ठीक है ना अनम? कल से आप नजर नहीं आई। मैंने सोचा आपकी खैरियत दरियाफ्त कर लूं। उस्मान मेरे सामने आकर बैठ गया। मेरी धड़कन एक बार फिर तेज हो गई। मैंने सर दर्द का बहाना बना दिया। कहने लगा, अच्छा चले, मैं आपको बाहर लेकर जाऊंगा, फिर आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। वो एक झटके से उठा और मुझे चलने का इशारा किया। मैं ना चाहते हुए भी उसके साथ चल पड़ी। वो मुझे साहिल समंदर पर ले गया और हम एक ऐसी जगह बैठ गए जहाँ रश नहीं था। वो हम दोनों समंदर के किनारों से लुत्फ अंदोज होने लगे। अब बताएं क्या बात है? उसने अचानक सवाल किया तो मैं घबरा गई। क्या मतलब? मैं अनजान बनी। कहने लगी, मैं सब समझता हूँ। मैंने आपका हाथ थाम लिया था तो उस दिन आप वहाँ से चली गई और 2 दिन खुद को कमरे में बंद रखा। उसने कहा तो मैं हैरान रह गई। वो कैसे सब कुछ समझ गया था। मैं क्या करूँ ना, मुझे आपसे हमदर्दी है। मुझे लगता है आप पर जुल्म हुआ है। मैं उदास हो गई थी और इसकी बात सुनकर सर झुका लिया। तुम बहुत अच्छे इंसान हो उस्मान, तुम्हें सबका एहसास है। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे सिर्फ आपका एहसास है। उसने मोहब्बत भरे लहजे में कहा तो मैंने कहा, भला मेरा क्यों एहसास है? मैं भी जानबूझकर अनजान बन रही थी। पता नहीं क्यों आजकल तो मैं आप ही के बारे में सोचता हूँ। इसकी बात सुनकर मैं फिर उसी कैफियत में मुब्तला हो गई। आहिस्ता आहिस्ता मैं अरशद से बेजार हो गई। अब वो घर आते तो मुझे खुशी ना होती और अब अरशद के साथ बैठती भी नहीं थी। उन्होंने मेरी इस बदले हुए रवैये की शिकायत की तो मैंने बीमारी का बहाना बनाकर टाल दिया। मेरा दिल करता था अरशद सारा दिन घर से बाहर रहे और रात को देर से घर आए। दूसरी तरफ मैं चाहती थी कि उस्मान घर में ही रहे, हर वक्त मेरी नजरों के सामने हो। उस्मान और मैं बस रात का खाना खाने के बाद छत पर जाते, किसी को पता न चलता। रिमशा अपनी पढ़ाई में मसरूफ होती। अरशद खाना खाकर अपने दोस्तों के पास चले जाते और रात देर तक आते। फिर मुझे उस्मान पैगाम भेजता। हम दोनों सबकी नजरों से छुपकर छत पर चले जाते। उस्मान मुझसे
हमदर्दी करता, मेरी तारीफों में जमीन आसमान एक करता, मैं तो जैसे हवाओं में उड़ने लग गई। अगर मैं आपको पहले देख लेता तो अपना लेता, मगर मैंने आपको तब देखा जब आप मेरी चाची बन चुकी थी। एक दिन उस्मान ने कहा तो मैं हैरान रह गई, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने कहा बस मुझे लगता है अनम कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। उसने अफसोदगी से कहा। वो मुझे बातों बातों में एहसास दिलाता कि उसे मुझसे मोहब्बत है और मैं यकीन कर लेती। वो साफ साफ तो ना कहता, अलबत्ता इशारों में जरूर इजहार करता। यूं वक्त गुजरता गया, इसकी हर बात पर मैं आंख बंद करके यकीन करती, अपना घर बार शौहर बच्चे सब भूल कर उस्मान में खो गई। फिर एक दिन मुझ पर ऐसा राज खुला कि मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी, सर पर आसमान गिरा। मैं अपनी सुतेली बेटी रिमशा के कमरे में अपना कोई पुराना जूता तलाश कर रही थी। दरवाजा खोला तो वहां कोने में बहुत सारे कागज रखे हुए मिले। इन्हें देखकर लग रहा था कि किसी ने छुपा कर रखे हैं। मैंने सब कागज चेक किए। मैंने वो खत खोल कर पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं पढ़ती गई मेरी सांसें उखड़ती गई। वो रिमशा के नाम उस्मान के मोहब्बत नामे थे। रिमशा के हुस्न की तारीफों में जमीन और आसमान एक किए हुए थे। वो भी इसकी मोहब्बत में बेकरार थी। ये खत पढ़कर मुझे धचका लगा। लिखा था, मैं तुम्हारी सुतेली माँ को ट्रैक कर रहा हूँ। इस औरत की हमदर्दी हासिल करके इसे कायल करूंगा कि वो मेरी तुमसे शादी करा दे। बड़ी बेवकूफ औरत है। मैं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे और अपने रिश्ते के बारे में बताकर कायल कर लूंगा कि वो हमें मिला दे, वरना मामूली सा कहा है कि वो तुम्हारी शादी किसी बिजनेसमैन से करवाएंगी जो पैसे वाला हो। तुम जानती हो मैं तो मामूली सी नौकरी पर हूँ। चाचू कभी राजी नहीं होंगे, उनको राजी सिर्फ तुम्हारी माँ कर सकती है। ये सब पढ़कर मैं निढाल होकर गिर गई। उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया कि मैं उस्मान से बदला जरूर लूंगी। उसने मेरे जज्बात के साथ खेला है, अपने मतलब के लिए मुझे इस्तेमाल किया है। अब मैं इंतकाम की आग में जल रही थी। मैंने अहद किया कि ऐसी चाल चलूंगी कि उस्मान भी मुझे मिल जाए और वो कभी रिमशा से शादी भी ना कर पाए। फिर मैंने एक मुकम्मल प्लान अपने जहन में तरतीब दिया। आहिस्ता आहिस्ता इस पर अमल शुरू कर लिया। अब मैं अरशद से छोटी छोटी बातों पर लड़ने लग गई, बल्कि यूं कहे मैं लड़ती नहीं थी, उनको मौका देती। वो मुझ पर गुस्सा करे, मैं जानबूझकर ऐसी हरकतें करती और फिर मासूम बन जाती जैसे मैंने कुछ किया ही ना हो। मेरी हरकतों पर इन्हें गुस्सा आ जाता और उनका बीपी शूट हो जाता। उन्होंने कभी मुझ पर गुस्सा नहीं किया, मगर आजकल करने लग गए थे। मैं हरकतें ही ऐसे करती कि इन्हें मुझ पर गुस्सा आ जाता। मैं जानती थी इन्हें क्या नापसंद है, जानबूझकर मैं वही काम करती। आहिस्ता आहिस्ता झगड़े बढ़ते चले गए। एक दिन गुस्से में आकर उनके मुंह से तलाक के अल्फाज निकल गए। मैंने अरशद के सामने रोने धोने का ड्रामा किया। इनसे कहा कि ये आपने क्या कर दिया, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं क्या मुंह लेकर वालिदैन के पास जाऊंगी। मैंने इतना बड़ा हंगामा किया कि वो भी परेशान हो गए। अरशद इस वजह से भी परेशान थे कि इनके खानदान में आज तक किसी को तलाक नहीं हुई थी। ये इनकी दूसरी शादी थी। इनका घर बार अच्छा चल रहा था। सबसे बढ़कर ये कि वो मुझसे बेहद मोहब्बत करते थे। कहने लगे मुझे माफ कर दो, गुस्सा आ गया था, मेरी तलाक की नीयत नहीं थी, सब कुछ भूल जाओ, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने कहा कैसे भूल जाऊं, ये तलाक है, कोई आम बात नहीं। खुदा को मुंह दिखाना है। मैं एक नाजायज रिश्ते में आपके साथ हूँ अब इस घर में, लेकिन किसी को पता तो नहीं कि हमारी तलाक हुई। अरशद ने कहा तो मैं कानों को हाथ लगाने लगी। खुदा ने तो सुन लिया है ना जो आपने कहा। मैंने मजहबी हवाले से उनको ब्लैकमेल किया। इंतकाम की आग में मैं ये तो भूल ही गई कि मैं मजहब को इस्तेमाल कर रही हूँ। यूं कह लें कि मुझ पर शैतान हावी हो चुका था। अरशद सारा दिन परेशान रहे। मैं रोती रही कि अब कैसे वापस जाऊं, वालिदैन को क्या कहूंगी कि तलाक का दाग लेकर इस उम्र में घर बैठ गई। इस तरह से रिमशा की और मिसबा की भी शादी होना मुश्किल है। आपको तीसरी शादी करना पड़ेगी। पता नहीं वो औरत कैसी है और जमाना भी आप पर हंसे। मैंने हर हवाले से उनको डराना चाहा। इस मसले का आखिरी कोई तो हल होगा। वो परेशान होकर बोले, इसका एक ही हल है, वो यूं कि आप मेरा निकाह किसी और आदमी से कर दें जो मुझसे निकाह करे फिर मुझे तलाक दे दे। इस तरह ये हलाला हो जाएगा। मैं शरई तौर पर आपकी जिंदगी में आ जाऊंगी। अरशद सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा कि यह सही तरीका है, मगर इस बात का जिक्र वो किसी से करना नहीं चाहते थे। अपने घर वालों में से आखिर कौन आदमी हो सकता था जो हमारा भरम रखे। अब हम सोचने लगे, बड़े मामलात में ऐसा होता है कि लोग निकाह तो कर लेते हैं, तलाक की बारी आती है तो तलाक नहीं देते। हम दोनों को भरोसे वाला इंसान ही मुंतखब करना था ताकि वो हमारी बात का इनकार ना कर सके। मैंने फिर अरशद को एक अनोखा हल पेश किया। अरशद, आपका भतीजा है ना उस्मान, वैसा शख्स है जो आपकी बात मानेगा, आपका राज भी रखेगा और मुझे आराम से छोड़ देगा, क्योंकि मैं इसके चाचू की साबका बीवी हूँ, इसलिए वो मुझे एहतराम की नजर से भी देखेगा। मैंने कहा तो अरशद के चेहरे पर इत्मीनान आ गया। कहने लगे,
कि वाकई तुमने बिल्कुल सही बात की है, एक उस्मान ही इस लायक है जो इस राज को राज रखेगा और इनकार नहीं करेगा, तुम्हें आसानी से तलाक भी दे देगा। मैं खुद उस्मान से बात करता हूँ। थोड़ी देर में उसको फोन किया तो उसे सारा किस्सा सुना दिया। उस्मान हक्का बक्का हम दोनों को देखता रह गया। उस्मान, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं परेशानी से मर जाऊंगा। मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं दुनिया को फेस करूं। अरशद ने उस्मान को इमोशनल ब्लैकमेल किया। बहुत देर सोचने के बाद उस्मान राजी हो गया। इसके बाद जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। वो अपने चाचू के एहसानात में इतना दबा हुआ था कि चाहकर भी इनकार ना कर सका। लेकिन मैंने देखा उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मैं जानती थी कि वो क्या सोच रहा है। यही सोच रहा था कि मुझसे निकाह करने के बाद वो रिमशा से कभी निकाह नहीं कर पाएगा और यही तो मैं चाहती थी। अगले ही दिन बड़ी राजदारी से मेरा और उस्मान का निकाह हो गया। निकाह के दूसरे दिन मैं अरशद के पास गई। इनसे कहा, आपका भतीजा तो बहुत बदतमीज है, इसने आपको धोखा दिया है और कहा है कि मैं तलाक नहीं दूंगा। मेरी बात सुनकर वो परेशान हो गए। उन्होंने दिल थाम लिया और धड़म से नीचे गिर गए। मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं सिर्फ उस्मान को इनकी निगाहों में गिराना चाहती थी। अस्पताल ले जाते जाते वो पता नहीं कब इस दुनिया से चल बसे। मुझे दुख तो हुआ मगर फिर इत्मीनान भी कि चलो जान छूट गई। अब मैं अपने उस्मान ही की बीवी बनकर रहूंगी। अगला जज्बाती हमला मुझे उस्मान पर करना था। मैं उस्मान के पास गई और इसके पाँव पकड़कर रोने लगी। देखो उस्मान, मुझे तलाक मत देना। अब मैं कहाँ जाऊंगी? तुमने भी मुझे छोड़ दिया तो मेरा कोई आसरा नहीं होगा। तुम ही ने तो कहा था अगर पहले मिल जाती तो तुम मुझे अपना लेते। अब मैं मिल गई हूँ, तुम्हारी बीवी बन चुकी हूँ। मुझे छोड़ दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी बात सुनकर उस्मान सोच में पड़ गया। वो कोई फैसला कर नहीं पा रहा था क्योंकि इसे अपनी बात से मुकरना मुश्किल लग रहा था। देखो, हम दोनों और रिमशा और मिसबा इस घर में रहेंगे। तुम इस घर के मालिक बन जाओगे। सोचे इतना बड़ा घर तुम्हारा होगा, तुम इस जायदाद के मालिक बन जाओगे। जब तक मेरा बेटा बड़ा नहीं हो जाता हम दोनों रिमशा और मिसबा की जल्द शादी कर देंगे। अपने घर चली जाएंगी, फिर अली को भला फसलाकर इसकी सारी जायदाद भी ले लेंगे जो तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। मैंने पैसे का लालच दिया तो वो सोच में पड़ गया। कहने लगा, आप सही कह रही हैं। फिर मेरी जज्बाती बातों का असर हो गया। अब मैंने एक और चाल चली। रिमशा को उस्मान की नजरों में जितना गिरा सकती थी मैंने गिरा दिया। उससे बताया कि रिमशा लड़कों से फोन पर बातें करती है। ये बातें सुनकर इसे रिमशा से नफरत हो गई। उसने मेरी बातों में आकर रिमशा की शादी करवा दी, मोहल्ले के ही किसी लड़के से। रिमशा अब हमेशा के लिए जा चुकी है। मैंने उसकी वापसी के सारे दरवाजे बंद कर दिए। उसको काबू करना कोई मुश्किल बात नहीं थी। उस्मान मेरे हुस्न का वाकई असीर हो गया था। जमाने की हवा मुझे लगी ही नहीं थी। आज मैं कामयाब हो गई हूँ। मैंने जो चाहा पा लिया है, मगर दिल में एक डर सा रहता है कि कभी उस्मान को मेरी असलियत मालूम हो गई तो। जैसे कि उसको मेरी असलियत का मालूम हुआ तो मैं कहाँ जाऊंगी और क्या करूंगी। बस एक यही बेचैनी है जो मुझे सुकून से मुकम्मल हंसने भी नहीं देती। मेरी खुशियां तो आज मुकम्मल है मगर मैं दिन ब दिन खोखली हो रही हूँ। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की कहानी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।